नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित। नमस्कार अमित जी सर, आज इस कार्यक्रम के बारे में जो आपसे बात हुई थी, आप एक बार फिर सीआरडीजे की तरफ से एक सर्वे लेकर के आए हैं। सीआरडीजे यानी कि सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस, जो आपकी संस्था है जिसके तहत आप कई तरह के सर्वेज और अध्ययन करते हैं। और पिछली बार जो हमने बात की थी तो आपने बीजेपी की उन एक्स फैक्टर सीट की चर्चा की थी। आपने उन एक्स फैक्टर सीट के बारे में बताया था जहां बीजेपी के जो नेचुरल वोटर्स हैं, यानी वैश्य, पंजाबी और सिख कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं, उनके वोट बीजेपी को मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में ये सीटें बीजेपी काफी मार्जिन से जीतती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। तो पिछली बार आपने इन एक्स फैक्टर सीटों की चर्चा की थी। आज आपने जो बताया है कि आपने और अध्ययन किया है और आप इन सीटों पर आज ये भी जानकारी लेकर के आए हैं कि इन सीटों पर बीजेपी को कितने वोट प्राप्त करने चाहिए जो उसकी जीत में बदल सके। जी सर। अमित, जैसे मैंने कहा था कि एक्स फैक्टर सीट्स के बारे में कि ये 34 दिल्ली विधानसभा का टोटल स्ट्रेंथ 70 है। 70 असेंबली सीट्स है। इसमें 34 सीट्स ऐसी हैं जहां पर वैश्य, पंजाबी और सिख वोटर डोमिनेट करता है, डोमिनेंट पोजीशन में है। और जब डोमिनेंट पोजीशन की मैं बात करता हूँ, सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करता। नंबर तो 25% ज्यादा है इन सीट्स पे, कहीं कहीं पर तो 60% के करीब नंबर्स है। देखिए, एक जो प्रॉस्पेरस कम्युनिटी होती है उसका जो नंबर्स के साथ साथ उसकी जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो भी काफी इन्फ्लुएंस करती है बाकी वोटिंग क्लास को वोट डालने में। तो इस तरह से मैंने इनको 34 ये सीट्स आइडेंटिफाई किए थे जो नियरली हाफ है। मतलब हाफ का हाफवे मार्क 35 है। 35 से बस एक सीट कम, 34 सीट। जी बिल्कुल। इन सीट्स को मैंने एक्स फैक्टर सीट्स माना है और मेरा ये कहना है कि बीजेपी अगर इन 34 सीट में से अगर 25 प्लस सीट्स निकालती है तो बाकी जगह से भी सीट्स निकाल करके मेजॉरिटी में आ सकती है। लेकिन और जो लोकसभा चुनाव होते हैं यहाँ पर वैश्य पंजाबी कम्युनिटी के लोग बहुत बड़े तादाद में बीजेपी को वोट करते हैं और आपको अभी जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे तो वो सारे फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो इनका वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। ये वो सीट्स हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये वो सीट्स हैं जिन सीट्स के ऊपर आरएसएस बहुत जमाने से एक्टिव रही है। आरएसएस के कार्डर्स का, आरएसएस के संस्थाओं का, आरएसएस के विभिन्न शाखाओं का बहुत प्रिडोमिनेंस रहा है इन इलाकों में। लेकिन इसके बावजूद, और ये यहाँ से निकले हुए लोग, आरएसएस के से संबंध रखने वाले लोग सरकार में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, सब जगहों पे ये लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिलवा नहीं पाते और वो वोट जो है सो ट्रांसफर हो जाता है आम आदमी पार्टी को। ये देखा गया है पिछले 2 चुनाव में। जी। इसके बाद जब हमने ये लास्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री जी ने एक बीजेपी के बूथ वर्कर से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने एक टास्क दिया था, एक प्रेस्क्रिप्शन दिया था, एक नुस्खा दिया था बीजेपी के वर्कर्स को। और मेरे ख्याल से जो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी इस फिगर को देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं इस बात को कि आखिर हमारा वोट जो लोकसभा में, हमको देखिए, बदनाम हम करते हैं माइनॉरिटी को, पूर्वांचली को, दलित को, कि वो बीजेपी घरवा देता है। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को के खिलाफ तो शायद इनका वोट लोकसभा चुनाव में भी जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के सपोर्ट में जो वैश्य और पंजाबी का वोट पड़ता है वो विधानसभा चुनावों के खिलाफ पड़ जाता है। तो अगर कोई कम्युनिटी बीजेपी के हार के लिए दिल्ली में जिम्मेवार है तो वो 2 कम्युनिटी वैश्य और पंजाबी कम्युनिटी है। अगर ये बीजेपी के लिए वोट करे तो बीजेपी धड़ल्ले से इस चुनाव को जीत सकती है। ये एक, जो अगर आप इन डाटा को आप स्टडी करेंगे और आगे भी हम आपको ये डाटा दिखाएंगे, जो डिस्कस करेंगे बार, बिल्कुल मैं 3400 सीट का डाटा आपको दूंगा, तो उससे आपको पता लगेगा कि कैसे यहाँ पर जो एक विश्वासघात बीजेपी के साथ किया जाता है। यहाँ
और खास बात यह है कि ये तो वो सीट्स है जहां पर आरएसएस का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, आरएसएस के कार्डर्स बहुत ज्यादा हैं, और बीजेपी के भी ये संस्थाएं यहाँ बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों नहीं बीजेपी को वो वोट दिलवा पाते? और इस बात को, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी इस बात को देख रही है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिस्कशन किया था अपने बूथ वर्कर के साथ नमो ऐप के जरिए, वहां पर उन्होंने दो बात रखी थी कि एक कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़वाइए। पहली बात, वोटिंग परसेंटेज अपनी सीट पे बढ़वाइए, नंबर एक। और नंबर दो, आपकी सीट पे 50% से ज्यादा वोट आपके बूथ पे, हर एक बूथ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़वाइए। जो मेरा बूथ सबसे मजबूत वाली जो बात थी, अपने बूथ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़वाइए, और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़े उसके बाद जो वोटिंग हो वो आपके कैंडिडेट यानी बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में 50% वोट आए। तो अब वोटिंग परसेंटेज कितना जाएगा, कितना वोट पड़ेगा प्रति सीट, और उसमें अगर मेजॉरिटी वोट आपको पड़ेगा तब आप जाकर के चुनाव जीत पाएंगे। ये गणित है, और इस गणित को मैंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो अभी जो हम लोग नुस्खे की बात कर रहे थे, ये तो आपने स्लाइड दिखाया, अभी ये जो थंबनेल वाली स्लाइड है। अब मैं आपको ले चलता हूं, सीट वाइज हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। और मैं जो पहला स्लाइड लेकर आ रहा हूं, इस पे दो पार्लियामेंट्री सेगमेंट को हमने कवर किया है, ये ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और इनमें ईस्ट दिल्ली में 6 सीट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 सीट है। तो ईस्ट दिल्ली में सबसे पहले हम जंगपुरा सीट लेते हैं, जहां पर वोटिंग जो डोमिनेंट जो वोटिंग जो कास्ट परसेंटेज है, कंबाइंड वोट परसेंटेज जो डोमिनेंट कम्युनिटी का है, वो 34% है। और यहाँ पर जो 2020 में आम आदमी पार्टी के फेवर में 45,133 वोट पोल हुआ था, बीजेपी के फेवर में 29,070 वोट पोल हुआ था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट परसेंटेज 9,000 वोट बढ़ गए बीजेपी के फेवर में, और 38,312 वोट बीजेपी को आया। और 2025 में जो टोटल वोट इस सीट पे है वो है 1,47,785। तो अब आप देखिए, यहाँ जो बीजेपी को वोट चाहिए जीतने के लिए, जो बीजेपी को वोट चाहिए, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, वो बीजेपी को वोट जो जीतने के लिए चाहिए वो है 55,419। और अगर इसको आप कंपेयर करेंगे कि कितना वोट इनको लोकसभा में बीजेपी को मिला और कितना वोट इनको चाहिए, तो 38,000 वोट इनको लोकसभा में मिला था, और इनको इसका मतलब 17,000 वोट और चाहिए। जो लोकसभा में इनका टर्नआउट रहा था, इनके फेवर में जो वोट पड़े थे, उस पर 17,000 वोट इनको और ऐड कराना पड़ेगा। तो अब आप समझे, प्रधानमंत्री ने जब कहा ये कैसे बढ़ेगा वोट, वो वोट तो तभी बढ़ेगा ना जब आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और अगर आपकी वोटिंग परसेंटेज कम रह जाएगी तो फिर आपको नहीं पड़ेगा वोट। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आपको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, और इस वोटिंग परसेंटेज को इनको 70% के ऊपर ले आना पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए कि दिल्ली में 70% वोटिंग, 70 से 75% वोटिंग के बीच में अगर वोटिंग परसेंटेज आता है तो बीजेपी रेस में है, बहुत दमखम से रेस में है। लेकिन अगर वो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा पाते हैं, अगर वो अपने वोटर्स को नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर वो रेस से बाहर है। उसी तरह से लक्ष्मी नगर में जो इनको ये जिनकी जीती हुई सीट थी पिछले विधानसभा में, और इनको जो वोट आया था 76,000 वोट, इनको पिछले विधानसभा में इनको आया था 65,000 वोट, और पिछले लोकसभा में 76,000 वोट, और इनको अब चाहिए 77,414 वोट, यानी इनको 13,27 वोट और एड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं विश्वासनगर। विश्वासनगर इनकी बहुत मजबूत सीट मानी जाती है, विश्वासनगर इनकी बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती है। ओम प्रकाश शर्मा वहां से मेरे ख्याल से
थर्ड टर्म एमएलए हैं इस समय। तो ये विश्वासनगर सीट जो है, यहाँ पर बीजेपी को 2020 में 65% वोट आया था और करीब करीब ये 16,000 वोट से ये सीट जीती थी। उस आपकी आंधी में भी 16,000 वोट से जीती थी। उसके बाद 80,000 वोट बीजेपी को आया है इस सीट से लोकसभा चुनाव में। और इस सीट पे जो हम लोगों का जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, इसमें यह मानना है कि इनको 76,000 अगर वोट आ जाता है तो यानी विधान जो इनका जो लोकसभा में वोट आया उससे 3-4 हजार कम भी वोट अगर इनको आता है तो ये जीत जाएंगे। लेकिन ये रिस्क लेने वाली स्थिति नहीं है। इनको दे शुड वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग जो लोकसभा में इनको वोट आया है उतना वोट इनको मेंटेन करना चाहिए जी। अब हम कृष्णानगर सीट पे आ जाते हैं। यहाँ 43% वोटर बनिया पंजाबी वोटर है, 43%। और लेकिन पिछले बार इनको ये सीट हार गए थे, बीजेपी ये सीट पिछली बार हार गई थी। 68,000 वोट आया था लेकिन ये सीट हार गई थी। और लोकसभा में इनको 83,000 वोट आया, मतलब 15,000 वोट बढ़ गया जी। और इनको इस बार जीतने के लिए करीब करीब 83,000 वोट ही चाहिए, मतलब 40 वोट इनको और एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर इनको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ना और इनको स्टेटस को मेंटेन करना है जो लोकसभा में किया था उससे 40-50 वोट फालतू ही लेकर आना पड़ेगा इनको ये चुनाव जीतने के लिए। जी। फिर हम आ जाएं गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट भी इनकी जीती हुई सीट थी और इन्होंने गांधीनगर सीट को करीब 6,000 वोट से जीता था पिछले बार। 48,000 वोट इनको आया था, 48,800 वोट आया था, 824 वोट। और लोकसभा में ये वोट बढ़ के इनका 55,000 हो गया था। लेकिन इस बार चुनाव जीतने के लिए इनको करीब करीब 64,000 वोट चाहिए जी। और 64,000 वोट लाने के लिए जो लोकसभा में इनको वोट आए उस पर इनको 9,000 वोट बढ़ाना पड़ेगा। 9,000 वोट इनको बढ़ाना पड़ेगा जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं। जी। उसके बाद हम आ जाए और गांधीनगर सीट पे इन्होंने जो सिटिंग एमएलए को चेंज करके कांग्रेस का जो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट है रविंदर सिंह लवली उनको टिकट दिया है और वो बीजेपी में शिफ्ट कर गए थे लास्ट लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ था उसका विरोध करके वो शिफ्ट कर गए थे रिजाइन करके, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। शादरा आम आदमी पार्टी की वीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ से रामनिवास गोयल जो दिल्ली असेंबली के 10 साल स्पीकर रहे वो इस सीट से जीतते रहे। लेकिन इस बार वो शंटी करके जो लीडर हैं तेजिंदर सिंह शंटी वो एक चुनाव को और गोयल साहब रिटायर हो गए हैं पॉलिटिक्स से। पिछले बार गोयल साहब ने ये सीट करीब करीब 6,000 वोट से जीता था और जो 56,000 वोट बीजेपी को पिछली बार विधानसभा में आया था लेकिन लोकसभा में ये बढ़ करके 68,900 में 59,000, तो करीब करीब 13,000 वोट इनका लोकसभा में बढ़ गया था। अब इस बार इनको अगर ये सीट जीतना है तो इनको 75,152 वोट लाना पड़ेगा, यानी जो लोकसभा में इनका परफॉर्मेंस है उस पर इनको 6,000 वोट और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इनकी रही सीट्स उसकी ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की। इस स्लाइड में एक सीट मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की भी सीट ली है जो इनकी जीती हुई सीट थी, रोहतास नगर। रोहतास नगर में ये करीब 13,000 वोट से इस सीट को जीते थे। थोड़ा पोलराइजेशन का भी यहाँ मामला होता है। 13,000 वोट से इस सीट को जीते थे। 73,000 वोट इनको आया था। लोकसभा चुनाव में 15,000 वोट और बढ़ गया, 88,000 वोट आया और इस बार इनको करीब 82,000 वोट अगर आ जाता है, यानी पिछले बार जो विधानसभा से इनको 10,000 वोट बढ़ाना पड़ेगा और लोकसभा से 6,000 वोट कम भी आए, तो इनको 82,192 वोट चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। अगर इतना वोट नहीं ला पाएंगे तो इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है जी। और ये तो वो जीतेंगे जबकि ये वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाएंगे।
तो इसके बाद अमित, हम लोगों ने अब जो ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले जो स्लाइड पे चलेंगे, उस स्लाइड पे हम चलते हैं चांदनी चौक, जैसे हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, चांदनी चौक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें 8 ऐसी सीट्स हैं, मटिया महल और बल्ली मारा तो माइनॉरिटी सीट्स हैं। 8 ऐसी सीट्स हैं जहां पर कि बनिया पंजाबी वोट डोमिनेट करता, बनिया पंजाबी सिख वोट डोमिनेट करता है। और ये 8 की 8 सीटें बीजेपी हारी हुई है। ये 8 की 8 सीटें बीजेपी हारी हुई। तो ये आपको क्या शो करता है कि इनको बनिया पंजाबी का वोट विधानसभा चुनाव में नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जो खुद बनिया कम्युनिटी के हैं और उनके जो पंजाबी कैंडिडेट्स हैं उनको वोट जाता है, बीजेपी को नहीं जाता। और चांदनी चौक तो फिर वैसा वो इलाका है जहां पर कि चांदनी चौक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो भाई केशव कुंज है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मतलब। और यहां पर इतना बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैडर प्रेजेंस है, इतना शाखा प्रेजेंस है, बिल्कुल कोर है। लेकिन यहाँ 8 की 8 सीटें आप हार जाते हैं। 2 माइनॉरिटी सीट तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जीतने से रहे आप। 8 की 8 सीटें हार जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण? ये आपका कैडर या तो इनर्ट हो जाता है, काम नहीं करता है, चुपचाप बैठ जाता है, या अगर वो काम कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है कास्ट लेवल पर। अच्छा, तो अब यहां पर आप जैसे देखेंगे आदर्श नगर, आदर्श नगर में ये पिछली बार ये जो है सो बीजेपी को 45,000 वोट से आया था, वो 1,000 वोट से इस सीट को हार गए थे। लेकिन बढ़ करके लोकसभा में ये 58,000 चला गया। और अब जीतने के लिए इनको 8,000 वोट और चाहिए, 66,000 वोट चाहिए। उसी तरह से शालीमार बाग, जहां 49% बनिया पंजाबी वोट है, 49%, 49% जी। और पिछले चुनाव में ये 3,000 वोट से हार गए। 54,000 वोट इनको आया था, आम आदमी पार्टी को 57,000 वोट आया जी। ये इनका वोट शेयर लोकसभा में 18,000 वोट आगे बढ़ जाता है, 72,000 वोट आता है इनको लोकसभा में। और जो इनको चुनाव अगर जीतना है इस बार, तो इनको वही 72,000 प्लस वोट लाना पड़ेगा, वरना ये चुनाव नहीं जीत सकते। इतना वोट इनको लाना पड़ेगा। जी। शकूर बस्ती 57% बनिया पंजाबी वोट, सतेंद्र जैन वैश्य, अरविंद केजरीवाल वैश्य, सतेंद्र जैन जीतते हैं यहां से। पिछली बार बीजेपी को विधानसभा में यहाँ 43,000 वोट आया और लोकसभा में 20,000 वोट आगे बढ़ गया, 63,000 वोट। और इस समय इनको जीतने के लिए 58,000 वोट भी ले आए, जो उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस है, उससे 2-4 हजार कम भी वोट आएगा तो यह सीट जीत जाए। लेकिन फिर वो देखना है कि जो यहां पर जो इनकी जो नेचुरल वोटर्स जो है, बीजेपी जिसको अपना नेचुरल वोटर कंसिडर करती है, बीजेपी के जो दिल्ली के तमाम लीडरशिप जो है, बीजेपी के जो आरएसएस का यहाँ सेटअप है, जिसमें ये दोनों कम्युनिटी के लोग भरे हुए हैं बिल्कुल, क्या वो अपनी पार्टी के लिए कितना काम कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है यहाँ। अब आप चले त्रिनगर सीट, इसके बाद बगल वाली सीट त्रिनगर सीट, 42% पंजाबी बनिया वोट। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 58,000 वोट आए, इनको 47,000 वोट आए। लोकसभा में करीब करीब 20,000 वोट बढ़ जाता है, 64,000 वोट आता है। और इस बार भी इनको 64,900, 65,000 वोट आता है इनको लोकसभा में। और इस बार इनको 66,000 प्लस वोट लाना पड़ेगा, 1,000 वोट और बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो ये सीट जीत जाएंगे और ये जीत सकते हैं सीट को। भाई मैंने ये आंकड़े दे रहा हूं, आप ही के कैंडिडेट को आ रहा है ना टिकट यहाँ पे, आप ही के कैंडिडेट को वोट मिल रहा है ना। लोकसभा में तो बीजेपी कमल पे ही ठप्पा पड़ रहा है ना, विधानसभा में क्यों नहीं पड़ रहा? ऐसी क्या एलर्जी है आपसे कि विधानसभा में आपको नहीं दे रहे हैं? जी। वजीरपुर, वहां भी वही कहानी है, 45,000 आता है विधानसभा में, 60,000 के करीब आ जाता है लोकसभा में। और यहां पर भी इनको
और यहाँ पर लेकिन इनको जीतने के लिए करीब 71,000 वोट लाना पड़ेगा, यानी कि जो इनको विधानसभा में जो लोकसभा में वोट आया है उससे भी 11,000 वोट इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मॉडल टाउन पिछली बार इनको आए 41,000 वोट, लोकसभा में वो बढ़ के चला गया 57,000 वोट, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इनको यहाँ पे 66,000 वोट चाहिए विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए। तो इनको जो लोकसभा में चुनाव आया है उसे करीब 9,500 वोट, 9,619 वोट इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। सदर बाजार, यहाँ पे इनको विधानसभा में आए 43,000 वोट, 15,000 वोट से हार गई आम आदमी पार्टी से, और लोकसभा में इनको आया यहां से 60,000, मतलब करीब करीब आप 17,000 वोट बढ़ गया लोकसभा में। और इनको लोकसभा चुनाव में जो वोट आया है उस पर इनको और मेहनत करके इनको 12,000 वोट और ऐड करना पड़ेगा। इनको 72 क्या 73,000 वोट चाहिए इस सीट को जीतने के लिए। जी। चांदनी चौक, इनको पिछली बार आए, ये पिछला चुनाव जो है सो 29,000 वोट से हारे आम आदमी पार्टी से, 21,000 वोट मात्र इनको आया। लोकसभा चुनाव में वो वोट परसेंटेज बढ़ के 27,000 वोट किया। इनको यहाँ पे वोट कम आए क्योंकि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जेपी अग्रवाल वो चांदनी चौक से ही है, पार्लियामेंट इलेक्शन में चांदनी चौक से, वो चांदनी चौक असेंबली सीट से ही है, तो नेचुरली उनका अपना लोकल इन्फ्लुएंस था, उसने न्यूट्रलाइज किया यहाँ पर। जी। और इनको यहाँ पर करीब 47,000 वोट चाहिए इस सीट को जीतने के लिए, यानी 20,000 वोट का और इनको इजाफा करना पड़ेगा अपने लोकसभा के वोटिंग पर। तो आपने ये देखा दिल्ली का जो बिल्कुल कोर हार्ट, जो आरएसएस का बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रेजेंस, वहां पे क्या हालत है, क्या दुर्दशा है इनकी। और इस दुर्दशा के लिए आप दोषी, तो ये जो दुर्दशा है ये तो प्रोटोटाइप है बीजेपी की। जो पूरी दुर्दशा जो पूरे स्टेट में जो होती है कि 62 कि 8 सीट और 3 सीट और 8 सीट ये जीते हैं पिछले 2 बार में, तो उसके लिए कोई पूर्वांचली या उसके लिए दलित या उसके लिए माइनॉरिटी दोषी नहीं है, उसके लिए यहाँ के वोटर्स दोषी हैं, इस कम्युनिटीज के वोटर्स दोषी जो आपको विधानसभा में वोट नहीं दे रहे। जी, जैसे आप बीजेपी के एक्सट्रैक्ट सीट्स कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप देखिए ना, वो बीजेपी का जब मैं नेचुरल वोटर तो कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि लोकसभा में तो वोट दे ही रहे हैं ना, वो इतना बढ़ चढ़ के लोकसभा में वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जबकि लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज विधानसभा से कम होता 2-3%, उसके बाद भी इतना बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। तो क्या कारण है इसके? अब हम आगे बढ़ते हैं नई दिल्ली सीट। नई दिल्ली सीट में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप जो है सो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेचुरल वोटर है इन 10 में से 8 सीटों पर प्रेजेंट जी, और ये 8 सीट आपकी हारी हुई, ये 8 सीट आपकी हारी हुई। करोल बाग में आपको 2020 का करोल बाग में जो 2020 का चुनाव है उसमें आपको 35,000 वोट आया है और वो लोकसभा चुनाव में बढ़ के 52,000 वोट हो जाता है, 17,000 ज्यादा, 17,000 ज्यादा। और आपको इसमें और ऐड करना पड़ेगा 18,000 वोट, तब जाकर के आप सिक्योर होंगे, मतलब आपको 70,000 वोट बीजेपी को लाना पड़ेगा। उसी तरह से पटेल नगर में आपको 75,000 वोट बीजेपी को लाना पड़ेगा। मोती नगर में 70,000 वोट लाना पड़ेगा, 69,127। मोती नगर बदल लाल खुराना की सीट। जी। राजेंद्र नगर, यहां पर आम आदमी पार्टी को आता है 60,000, आपको आता है 40,000 पे, 20,000 वोट से आप हारते पिछला चुनाव। राजेंद्र नगर जो कि बिल्कुल वेटिकन ऑफ आरएसएस कह सकते हैं उसको, मतलब वो सीट आप। और आपको लोकसभा में आपका 39,000 बढ़ के 48,000 हो जाता है।
आपको करीब करीब 60,000 वोट चाहिए इस सीट को जीतने के लिए, वरना आप नहीं जीत पाएंगे। कस्तूरबा नगर, पिछली बार आपको यहाँ 34,000 आता है, ये बढ़ करके लोकसभा में 48,000 हो जाता है, और आपको ये सीट जीतने के लिए 58,000 यानी 9,000 प्लस आपको परफॉर्मेंस और ऐड करना पड़ेगा अपनी लोकसभा। जी। मालवीय नगर, पिछली बार आप सोमनाथ भारती, आप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनसे आप ये सीट जो है सो करीब करीब 20,000 वोट से हारते। आपको 33,000 वोट आता है पिछले पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में ये बढ़ के 43,000 हो जाता है, 10,000 वोट का इजाफा हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जीतने के लिए लेकिन आपको करीब 59,000 वोट चाहिए, 59,000 वोट चाहिए, यानी आपको 14,760 14,769 वोट आपको और ऐड करना पड़ेगा अपने लोकसभा के परफॉर्मेंस पर। आरके पुरम एक वैसी सीट रही जहां से आप जो है सो आरके पुरम एक ऐसी सीट रही जहां पर कि लोकसभा चुनाव में आप अपने विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के भी नीचे चले गए। आरके पुरम में आपको विधानसभा में 36,839 वोट आए थे, लोकसभा में आपको वो घट के 35,053 वोट रहे थे। इसके पता ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो कहीं पर नाराज था उससे। आरके पुरम तो आप जान ही रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलोनी है, वो नाराज था आपसे। तो हो सकता है कि इस बार जो 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, इससे इनके इंप्रूवमेंट यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे इनको करीब 52,000 वोट लाना पड़ेगा जीतने के लिए, मतलब कि 17,500 वोट इनको ऐड करना पड़ेगा अपनी लोकसभा परफॉर्मेंस पर। और अगर 8th पे कमीशन के नाम पे अगर लोगों ने वोट दिया तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का वीआईपी सीट है ये। यहाँ पर पिछले बार आप 17,000 वोट से इस सीट को हारे थे। आपको 43,000 वोट आया था पिछले चुनाव में, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का ये टैली बढ़ के हो गया 59,000, मतलब 16,000 वोट बढ़ गया। लेकिन आपको इस सीट को जीतने के लिए आपको 70,500 के करीब वोट चाहिए, 70,453 वोट, यानी आपको 10,000 वोट का इजाफा करना पड़ेगा अपने टैली में, 10,780 वोट, करीब करीब 11,000। मैंने ये कंपैरिजन इसलिए दिया है, और जो मैं ये बात जो कह रहा हूं कि आपके लोकसभा परफॉर्मेंस पर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी के अंदर जो ये है कि भाई लोकसभा में जब इतने से हम लीड किए हैं तो विधानसभा में भी उतना वोट लाएंगे, हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पिछले 2 चुनाव में देखा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ता है विधानसभा चुनाव में, और वो जो वोट परसेंटेज बढ़ता है वो सारा आम आदमी पार्टी को चला जाता है। तो अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि जो 2-3% वोट बढ़ता है, वो 2-3% वोट नहीं बढ़ करके इस वोट परसेंटेज को करीब करीब वोट परसेंटेज को मतलब 70+70-75% तक वोटिंग कराना पड़ेगा। अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तभी ये स्लोगन सही होगा जब 70 से 75% पोलिंग होगी, तभी आप जाकर के जब अपने वोटर को आप निकाल करके लाएंगे। अगर आप अपने वोटर को निकालने में सक्सेसफुल रहे तो नेचुरली अगर आपका वोटर आएगा तो बटन तो वो कमल पे ही दबाएगा ना, आप आम आदमी पार्टी पे थोड़ी दबाएगा वो जो। तो ये चाहिए। अब अगला हम ले लेते हैं जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का सीट है। यहाँ पर भी इनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, और यहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा। यहाँ पर जैसे कि आम आदमी पार्टी से ये रिठाला सीट, जहां पर करीब 40% इनका वोट है, बीजेपी का नेचुरल वोटर, वो 13,000 वोट से ये सीट हारे थे। और कमाल की बात यह है कि आपको 74,000 वोट आया 2020 के विधानसभा चुनाव में, और ये बढ़कर के 1,10,000 हो गया लोकसभा चुनाव में। 35,000 वोट बढ़ गया। 35,000 वोट कोई मामूली बात नहीं है अमित जी, 35,000 वोट बढ़ गया। लेकिन ये अभी भी ये इनको चुनाव जीतने के लिए इनको 1,20,000 के करीब इनको वोट लाना पड़ेगा, तभी ये चुनाव जीत पाएंगे।
पिछली बार ये 75,000 वोट लाए थे, इस बार इनको अपने जो लोकसभा में परफॉर्मेंस उसमें 10,000 वोट और फालतू लाना पड़ेगा, यानी कि 1,20,000 वोट लाएंगे ये, तो ये जीतेंगे, मतलब करीब करीब 9,868 वोट का इजाफा करना पड़ेगा। उसी तरह नांगलोई जाट, यहाँ पे इनको जो 62,000 वोट आया था 20 में, वो 24 से बढ़ करके हो गया 85,000, 86,000 वोट, 14,000 बढ़ गए। और इनको करीब 13,000 वोट और इजाफा करना पड़ेगा, करीब करीब 1,00,000 वोट लाएंगे, 99,017 वोट, तब ये सीट ये जीत पाएंगे। जी। बंगोलपुरी, यहाँ पे पिछली बार इनको 44,000 वोट, 30,000 वोट से आ रहे थे ये सीट, 44,000 वोट आया था, जो बढ़ करके 62,000 वोट हो गया लोकसभा में बीजेपी का। और अब इनको 8,000 वोट और चाहिए होगा लोकसभा परफॉर्मेंस के ऊपर, 70,994 यानी 71,000 वोट इनको आएगा तो ये चुनाव जीतेंगे। और फिर लेते हैं रोहिणी, जो कि बिल्कुल 60% इनका वोट है। यहाँ पे इनको 62,000 वोट जीते थे इस सीट को, ये 62,000 वोट इनको पिछले विधानसभा में आया था, जो आगे बढ़ करके लोकसभा में 74,000 हो गया। और इस सीट को अगर ये 62,000 पिछली बार आया था, 64-65,000 इस बार भी लाएंगे तो ये चुनाव ये जीत जाएंगे जी। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो आपका परफॉर्मेंस लोकसभा में 75,000 वोट का रहा है, उसके ऊपर ही जाना चाहिए, उससे नीचे तो नहीं आना चाहिए जी। अब इसके बाद हम आखिरी स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, मैं जो ये बातें आपको जो मैंने सीट वाइज इसलिए बता रहे हैं कि आपको मैं ये बार बार जो मैं एक बात इस स्लाइड्स के मार्फत जो मैं बता रहा हूं कि कैसे, मतलब कि देयर हैज टू बी द एक्सप्लेनेशन कि बीजेपी का काडर क्यों शिथिल पड़ जाता है जी, क्यों शिथिल पड़ जाता है बीजेपी का काडर, इसका तो कोई जवाब किसी को देना पड़ेगा ना। तो अब हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं, राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन में एक बात, राजौरी गार्डन की सीट जो कि सिख समुदाय, सिख प्रधान सीट है, वहां बीजेपी पिछला चुनाव जो हारी थी करीब 30,000 वोट से हारी थी। और विधानसभा चुनाव में 23,000 वोट से हारी थी, और लोकसभा चुनाव में भी यहां से बीजेपी पीछे रही थी। तो राजौरी गार्डन तो इनकी वीक सीट है, और यहाँ पर इनको जीतने के लिए करीब करीब इनको चाहिए 66,000 वोट चाहिए इनको, यानी अपने लोकसभा परफॉर्मेंस के पे करीब 25,000 वोट ऐड करना पड़ेगा। विधानसभा परफॉर्मेंस पिछला जो था, और जो लोकसभा परफॉर्मेंस इसका था 50,000 का, उस पर करीब करीब इनको 17,000 वोट और ऐड करना पड़ेगा। बगल में हरिनगर सीट है, 41% वहां पर इनका डोमिनेंट कम्युनिटी है। यहाँ पे इनको 62,000 वोट चाहिए होगा जीतने के लिए बीजेपी को। लोकसभा में ये 53,000 वोट यहाँ पे लाए, तो यानी इनको 9,000 वोट और बढ़ाना पड़ेगा। तिलक नगर फिर सिख समुदाय की सीट है, यहाँ पे इनको पिछली विधानसभा में 34,000, लोकसभा में 10,000 बढ़ा वो फिगर, 43,000 पहुंचा। और अब इसको जीतने के लिए इनको 60,000 वोट चाहिए, 59,418, यानी करीब करीब 15,802, यानी 16,000 वोट इनको बढ़ाना पड़ेगा। जनकपुरी, जहां पे इनको पिछली बार 43,000 वोट आया था, ये एक्चुअली जहां पे इनको 43,000 वोट आया था पिछली बार, यहां पे ये बढ़कर के 65,000 वोट हो गया इस चुनाव में जी। इस चुनाव में बढ़कर के वो 65,000 वोट हो गया, यानी करीब करीब 22,000 वोट बढ़ा है। और इस पर इनको करीब 11,000 वोट इनको इस बार 73,000 वोट, 73,528 वोट चाहिए होगा इस चुनाव को जीतने के लिए, यानी 7,500 प्लस वोट का इनको इजाफा करना पड़ेगा लोकसभा परफॉर्मेंस के ऊपर इस सीट को जीतने के लिए। विकासपुरी, जहां पर पिछले बार इनको 91,000 वोट आया था विधानसभा में, लोकसभा में बढ़ के 1,36,000, यानी ये आपने जो है सो करीब करीब 45,000 वोट ऐड कर दिया जी।
और इस सीट को जीतने के लिए आपको जो है सो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रोफाइल ऐसा है, इस सीट का प्रोफाइल ऐसा है, सबसे बड़ी जी। सीट है। इस पर हम्म, टोटल टोटल जो इस पे 4,62,000 4,62,184 वोट है, और यहाँ पर आपको करीब करीब लाना पड़ेगा 1,73,319 वोट। जी। उत्तम नगर पिछली बार आपको 79,000 वोट आया विधानसभा में, और लोकसभा में ये बढ़कर के 30,000 वोट बढ़ गया, 1,09,000। इस बार इनको इस सीट को जीतने के लिए 8,000 वोट का और इजाफा करना पड़ेगा, यानी 1,17,000 1,18,000 वोट ये लाएंगे, तब जाकर के ये सीट जीतेंगे। उसके बाद हम साउथ दिल्ली की 2 सीट लेते हैं, महरौली और कालकाजी। महरौली में पिछले बार इनको 44,000 वोट आया था, और विधानसभा में करीब 16,000 बढ़ के 60,000 हो गया। इनको इस चुनाव को जीतने के लिए करीब 81,000 वोट इनको चाहिए, यानी 20,000 वोट इनको इजाफा करना पड़ेगा। कालकाजी वीआईपी सीट, आम आदमी पार्टी की अतीशी वहां लड़ रही है। यहाँ पर इनको 44,000 वोट पिछली बार आया था, अतीशी को 55,000, अतीशी 11,000 वोट से चुनाव जीती थी। जी। विधानसभा लोकसभा चुनाव में विधानसभा में 44,000 था, लोकसभा में 55,000 वोट हो गया। और इनको इस सीट को जीतने के लिए 73,000 वोट चाहिए, 72,943। रमेश बिधूड़ी जी को इस सीट को जीतने के लिए 73,000 वोट चाहिए, मतलब लोकसभा परफॉर्मेंस पर करीब करीब इनको 17,000 से ऊपर वोटों से इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति बनी है, आपके सामने जो मैंने व्याख्यान किया, ये सारे सीट्स का, सारे 3400 सीट का, तो इसका लबोलबाब ये है कि बीजेपी को अपने कोर वोटर पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि 6 महीने के अंतराल पे आपके लोकसभा और विधानसभा के बीच में 30,000 वोट का उलटफेर हो जा रहा है, एक असेंबली सीट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 वोट का उलटफेर हो जा रहा है। तो इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि आपका कोर वोटर और आपका काडर या तो शिथिल पड़ जाता है, या अगर काम करता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने ऐप जो उन्होंने इंटरेक्शन किया है, उस दिन ये 2 अपील की है उन्होंने वोटर्स से कि आप एक तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, 70% के ऊपर ले जाइए, और जब वो बाहर निकल करके वोटर आए तो ये इंश्योर कीजिए कि 50% से ऊपर वोट आपको पड़े उस बूथ के ऊपर। जी। तो ये आपने सर जो आपकी स्टडी रही है बीजेपी की 34 एक्स फैक्टर सीट पे, उसका पूरा डिटेल्ड आपने आप डिस्क्रिप्शन दिया कि बीजेपी को और कितने वोट चाहिए होंगे। हालांकि राह काफी कठिन लग रही है सर, क्योंकि राह चैलेंजिंग तो है, राह चैलेंजिंग तो है, और ये दिख भी रहा है कि बीजेपी इतना तबातोड़ जो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता यहाँ उतरे हुए हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हुए उतरे हुए हैं, और अमित शाह जी कई मीटिंग्स कर रहे हैं, और सारे चीफ मिनिस्टर्स जो आए हुए हैं, धामी आए हुए हैं, मोहन शर्मा आए हुए हैं, मोहन यादव आए हुए हैं, राजस्थान से भजन लाल शर्मा आए हुए हैं, हरियाणा के सैनी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग लगातार तबातोड़, तो जितने इनके पूर्वांचली नेता जो हैं वो मनोज तिवारी और रवि किशन ये कैंपेन कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए बात घूम फिर करके वही आ जाती है, आपको कैंपेन से जो वोटर सोए होता है ना, वो आपका खेल नहीं बिगाड़ रहा, आपका खेल बिगाड़ा है जो कि आपका एक तरह से नेचुरल वोटर है, आपका कहीं ना कहीं वो कमिटेड काडर है जो लोकसभा में आपको वोट दे रहा है, विधानसभा में नहीं दे रहा। जी, चलिए ये आकलन सर आपने किया आज। और बीजेपी के जो चैलेंजेस हैं वो आपने आज सामने रखे हैं, और अब देखना है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होता है इन सीटों पर। जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी कैंपेनिंग तो बहुत जोर शोर से कर रही है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया उसमें इन 2 नुस्खों को
अमल में लाने के लिए कहा है। अब नतीजे तो आने वाले समय में पता चलेंगे। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो आपने इतनी डिटेल जानकारी दी और ये जो आपका सर्वे था उसको आपने सामने रखा है। जो ये कैलकुलेशन जो किया है, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जी इसके जी। अंदर करीब 2.5% का करीब एरर मार्जिन रहेगा, और इसके अंदर हमने कांग्रेस के परफॉर्मेंस को बहुत कंसिडर नहीं किया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कितना वोट काट लेगी। और मेरे ख्याल जी से ये जो प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था, उसकी स्ट्रैटेजी में भी जो हम लोगों ने पिछली बार बताया भी था कि कांग्रेस जी के रोल को इन लोगों ने बाहर रख करके, ये मान करके कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरफेयर इस चुनाव में इंटरवीन नहीं कर पाएगी और बीजेपी अपने दम पे चुनाव जीते, इसकी तैयारी की करनी है। जी, जाहिर सी बात है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग इतनी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बहुत एक्टिव दिखाई पड़ते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर कि के। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कितना वोट काट लेगी। और मेरे ख्याल जी से ये जो प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था, उसकी स्ट्रैटेजी में भी जो हम लोगों ने पिछली बार बताया भी था कि कांग्रेस जी के रोल को इन लोगों ने बाहर रख करके, ये मान करके कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरफेयर इस चुनाव में इंटरवीन नहीं कर पाएगी और बीजेपी अपने दम पे चुनाव जीते, इसकी तैयारी की करनी है। जी, जाहिर सी बात है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग इतनी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बहुत एक्टिव दिखाई पड़ते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर के। तो अब सर 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, तब हमें दिखाई पड़ेगा कि ये जो स्टडीज है ये किस हद तक सही उतरी। हालांकि जो पिछले चुनाव हुए हैं अभी तक आपके, जिसमें हरियाणा के चुनाव थे, महाराष्ट्र के चुनाव थे, झारखंड के चुनाव थे, वहां पर जो आप लोगों ने जो अध्ययन किया था, जो स्टडीज की थी, वो काफी सटीक साबित हुई है। तो होपफुली आने वाले चुनाव में भी हमें अब इस दिल्ली चुनाव में यही देखने को मिलेगा और एक नई तस्वीर आपने आज पेश की है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आज समय देने के लिए और अपना सर्वे हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। अभी और ये जो सीआरडीजे की तरफ से कई और सर्वे अभी चुनाव के पहले अभी आप लेकर के आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे। जी, नमस्कार सर, थैंक यू। धन्यवाद।